सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं विश्व कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने। जीएस सुधा बुक का जो रिवीजन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, सो उसका जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आ चुके हैं, जो कि पॉलिटी से हम लोग स्टार्ट किए थे। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने संविधान की जो विशेषता मतलब संविधान का विकास किस तरीके से हुआ था उसके बारे में देखा था। और दूसरा जो चैप्टर हम लोगों ने देखा था संविधान की जो सभाएं थी उसके बारे में। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज के इस लेक्चर में देखो काफ़ी सारी चीज़ें बात करेंगे। जैसे आज सबसे पहले संविधान की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद संविधान का स्रोत कि मतलब संविधान में जो चीज़ें हैं किस देश से क्या ली गई है वो पढ़ेंगे। उसके बाद भाग और अनुसूचियाँ के बारे में बात करेंगे, संघ और उनके राज्य क्षेत्र की बात करेंगे, प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे और नागरिकता के बारे में बात करेंगे। मतलब इतने सारे टॉपिक्स को हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि देखो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी जो सारी चीज़ें आपको करवाई जाए समझा समझा करके। तो काफ़ी बेस्ट ये सीरीज़ चल रहा है आप सभी के लिए। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इस पर प्यार और सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने वीडियो को मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो है हम लोग आज संविधान की विशेषता के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको बता दें कि अभी जो है बेहतरीन ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक के ऊपर महाबचत सेल करके, जिसमें कि आपको मात्र 307 रुपये में आपको 1 साल का पास प्रो मिलेगा जब हमारा कूपन कोड एस कैफे यूज़ कीजिएगा। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अगर आप परचेज करते हैं तो मात्र 307 रुपये में, नहीं तो फिर ये आपको हो सकता है कि 571 रुपये के प्राइस में मिले, ठीक है। तो ये आपको 30 जून तक ऑफर है, यानी आज 28 जून हो चुका है। आने वाले 2 दिनों तक ये ऑफर रहेगा, तो देख लेना। काफ़ी बेहतरीन ऑफर है। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। एंड सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ेंगे संविधान की विशेषता के बारे में, ठीक है। तो संविधान की विशेषता के बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। तो मतलब पूछेगा यहाँ पर सबसे पहले कि भारत के संविधान की विशेषता क्या क्या है, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले अगर भारतीय संविधान की विशेषता में बात करेंगे तो पहला तो कि लिखित और विस्तृत संविधान है भारत का, यानी कि भारत का संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा बनाया गया है, जो कि आपको पता होगा कि कैबिनेट मिशन आया था, उसके फलस्वरूप जो है हम लोग का संविधान जो है बना था, ठीक है। संविधान सभा का निर्माण हुआ था, फिर उसके बाद संविधान का निर्माण हुआ। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे तो काफ़ी सारे देशों का लिखित संविधान है जैसे यूएसए वगैरह, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है हम लोग का भारत का ही है। बाकी मूल संविधान में पूछेगा कितनी प्रस्तावनाएं थी, तो एक प्रस्तावना थी और टोटल अनुच्छेद 395 थी और 22 भाग थी और 8 अनुसूचियाँ थी। इसके अलावा वर्तमान संविधान में अगर हम बात करेंगे तो लगभग ये अनुच्छेद की संख्या 470 तक पहुँच चुकी है, भाग 25 हो चुका है और अनुसूचियाँ जो है आपका 12 हो चुकी है। इसके अलावा भारतीय संविधान में संप्रभुता संपन्न राज्य, मतलब भारत क्या एक संप्रभुता संपन्न राज्य, ये सब चीज़ आपको बताया गया है। संप्रभुता मतलब क्या होता है? संप्रभुता संपन्न राज्य उसे कहते हैं जो अपनी आंतरिक और बाहरी नीतियों को स्वयं निर्धारित करता हो तथा किसी बाहरी नियंत्रण के अधीन नहीं हो, उसे संबंध में भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। मतलब कि भारत के अंदर जो भी चीज़ें निर्णय लेनी है वो भारत ही लेगा, कोई दूसरा देश या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें दखलंदाजी नहीं करेगा। इसका मतलब होता है संप्रभुता का मतलब ये होता है, ठीक है। बाकी लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब होता है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतंत्र के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसका अर्थ होता है भारत का शासन भारतीय जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही संचालित करेगा। मतलब इसमें क्या होता है, लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन, मतलब जनता ही जो है किसी उम्मीदवार को चुनेगी अपने में से ही, और वही जनता जो है बाकी जनता के लिए क्या करेगा, काम करेगा। तो लोकतांत्रिक गणराज्य है हमारा भारत का। इसके अलावा गणराज्य का अर्थ होता है कि राज्य के सभी नागरिकों को उनकी योग्यता के अनुसार सभी छोटे बड़े पदों पर पहुंचने का अधिकार होगा तथा भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है निर्वाचित व्यक्ति होगा, ना कि ब्रिटेन की तरह आनुवंशिक व्यक्ति। मतलब गणराज्य का मतलब ये नहीं मतलब आनुवंशिक ही, मतलब अपने ही मतलब फैमिली मेम्बर में से किसी को बैठा रहे हो, ठीक है, पद पर, बड़े पद पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जो व्यक्ति योग्य होगा, ठीक है, योग्यता के आधार पर जो है उसको चुना जाएगा, ठीक है, और वो हम लोगों के लिए काम करेगा। तो ये गणराज्य का मतलब होता है। एकल नागरिकता का मतलब होता है भारतीय संविधान केवल एकल नागरिकता को मान्यता प्रदान करता है, मतलब भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक होगा। वैसा नहीं कि बिहार का नागरिक होगा या फिर यूपी का नागरिक होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसा कि आपका यूएसए में चलता है, यूएसए में दोहरी नागरिकता चलती है। पहला तो कि आपका जो कंट्री का नागरिकता है वो, और एक जो स्टेट का है वो। तो भारत में ऐसा नहीं, भारत में एकल नागरिकता है, याद रखिएगा। बाकी दोहरी नागरिकता का अर्थ होता है एक संघ और दूसरी राज्यों की, जैसा कि अमेरिकी संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। बाकी कठोर एवं लचीला संविधान है यहाँ का, यानी कि भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीलापन भी है। इसलिए कठोर इसलिए है क्योंकि इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन करना अत्यंत कठिन होता है, मतलब आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, इसलिए कठोर है। और इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। एवं लचीला इसलिए है क्योंकि अधिकांश प्रावधानों को संसद के द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है। मतलब देखो, दो चीज़ें होती है। अगर हमको यहाँ पर जो है कठोर इसलिए कहेंगे क्योंकि जो भारतीय संविधान उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें कि संशोधन करना काफ़ी
कठिन होता है, ठीक है। और लचीला इसीलिए है क्योंकि अधिकांश जितने भी प्रावधान हैं, ठीक है, उसको संसद साधारण बहुमत से ही कर देती है संशोधित। तो इसलिए कठोर और लचीला दोनों है। बाकी संसदीय सरकार की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली के शासन का प्रावधान है जो कि वेस्टमिंस्टर मॉडल यानी कि जो ब्रिटेन वाला जो है उस पर आधारित है। इस प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में होती है और मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो इसमें प्रधानमंत्री होता है। मतलब वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, ठीक है, तो वास्तविक शक्ति जो है वो जनता के द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि होता है उसमें होता है। जैसे हम लोग प्राइम मिनिस्टर को चुने तो प्राइम मिनिस्टर के पास जो पावर होगा, ठीक है, और उसमें उसका जो पावर होगा मतलब वो क्या होगा, में निहित होती है, तथा मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मतलब जो हम लोग चुने, ठीक है, उसके पास जो पूरा शासन है और इसके अंदर क्या काम करता है, उसके अंदर मंत्रिपरिषद काम करता है जो हम लोग के लिए ही काम करती है। तो संसदीय सरकार में आपको समझ में आ गया क्या चीज़ होती है, ब्रिटेन का जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है वहाँ से लिया गया इसको। बाकी एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होता है, तो भारतीय संविधान में एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय न्यायपालिका में सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय है तथा राज्य में उच्च न्यायालय है एवं अधीनस्थ न्यायालय है। मतलब वही है कि स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब न्यायपालिका किसी के रिस्ट्रिक्शन में नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये सब क्या पढ़ रहे हैं, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषता ही तो पढ़ रहे हैं ना, कि क्या है यहाँ पर लिखित संविधान है, फिर संप्रभु राज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, एकल नागरिकता है, ठीक है। कोई पूछेगा ऑप्शन में पूछेगा कि बताओ इसमें कौन जो है संविधान की विशेषता है, तो ये सब पढ़े रहोगे तो आप इजिली क्वेश्चन को बना लोगे। बाकी न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते तथा पद से हटाए जाने के संबंध में संविधान में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं जिसमें कि सरकार उन पर कोई दबाव नहीं डाल सकती है, ठीक है। तो ये बात एक याद रखिएगा। इसके अलावा समाजवादी राज्य की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय संविधान समाजवादी राज्य की स्थापना करता है जिसका संकेत प्रस्तावना में वर्णित सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रतिष्ठा, ठीक है, और क्या है, आर्थिक न्याय प्रतिष्ठा और अवसर को समानता दिलाने के संकल्प में मिलता है। मतलब भारतीय संविधान में क्या है, सबको समान अवसर है, ठीक है, सबको मतलब समान तरीके से जो है नौकरी पाने का या फिर कोई भी कार्य करने का अधिकार है। तो समाजवादी राज्य का मतलब वही होता है कि सबको जो है इक्वल राइट्स यहाँ पर जो है प्रोवाइड है, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है आपका समाजवादी शब्द जो है संशोधन में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया। मतलब ये ओरिजिनली जो है हम लोग के संविधान में नहीं था। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था प्रस्तावना में, तो उसमें आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जो लोकतांत्रिक गणराज्य वो मतलब ये सब आपका ऐड किया गया था। बाकी वयस्क मताधिकार की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है, ठीक है। देश के सभी नागरिकों को अपना नेता चुनने का अधिकार है, अतः संविधान प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान करता है। और 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की उम्र को 21 साल से घटा करके 18 साल तक कर दी गई है। मतलब वयस्क मताधिकार में यही है कि संविधान में जितने भी ये वयस्क मताधिकार है उनको वोट देने का अधिकार है। और पहले ये 21 वर्ष मिनिमम हुआ करता था, लेकिन जब 61st अमेंडमेंट किया गया तो उसमें 21 वर्ष से घटा करके अब वो मतलब जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर होगा या फिर 18 साल का होगा वो वोट दे सकता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। बाकी पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब तो समझ ही रहेंगे, धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा राज्य जो किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता है और सभी धर्मों को समान रूप से देखता है। इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। मतलब कोई भी धर्म को अपना सकता है, कोई भी धर्म को मान सकता है, ठीक है, उसको प्रचार कर सकता है, वो उसकी पूरी स्वतंत्रता है। तो ये भारत में है, ठीक है। बाकी राज्य किसी भी धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा और सभी धर्मों को समान रूप से देखेगा। ये चीज़ यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। बाकी पंथ निरपेक्ष शब्द भी आपका जो 42वें संविधान संशोधन से ही जोड़ा गया है। एक आपका जो समाजवादी था वो, और एक आपका पंथ निरपेक्ष, और एक और अभी आएगा, ठीक है। तो ये संविधान की प्रस्तावना में इसको जोड़ा गया, याद रखिएगा। बाकी अन्य विशेषताओं में बात करेंगे हम लोग यहाँ पर संविधान की। तो पहला है मौलिक अधिकारों का प्रावधान है यहाँ पे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है जो कि हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है, विधि का शासन होता है इसमें। अनेक देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेशन है, मतलब अलग अलग देशों से हम लोगों ने कुछ कुछ तत्वों को लिया हुआ है। त्रिस्तरीय शासन है, विकेंद्रीकृत शासन है, और मतलब ये चीज़ है त्रिस्तरीय, मतलब होता है ना कि केंद्र सरकार पे है, राज्य सरकार पे है, फिर लोकल लेवल पे है, पंचायत वगैरह। आपातकालीन व्यवस्था का प्रावधान है, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया है। तो हम देखेंगे अभी कि किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो अभी वो आगे है, ठीक है, आज ही के लेक्चर में देखेंगे। आगे है भारतीय संविधान की प्रकृति, ठीक है, मतलब क्या है प्रकृति इसका। तो बड़े भारतीय संविधान को कुछ विद्वानों ने संघात्मक का मतलब अभी हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। मतलब संघीय सरकार में क्या होता है, संघीय सरकार में जो सत्ता होता है, ठीक है, वो केंद्र के हाथ में भी होता है, राज्य के हाथ में भी होता है, लेकिन जो पूरा पावर होता है, मतलब ज़्यादा पावर किसके पास होता है, केंद्र के पास होता है। तो ये संघीय व्यवस्था में होती है। तो वही बोला रहा कि भारतीय जो संविधान है वो आपका कैसा है, संघात्मक है।
और वहीं कुछ विद्वानों ने इसे एकात्मक भी माना है। एकात्मक मतलब अभी देखेंगे, ठीक है, एकात्मक क्या होता है और संघात्मक क्या होता है। क्योंकि अधिकांश शक्तियाँ केंद्र सरकार में ही निहित होती है और राज्य को केंद्र सरकार के अधीन रहना पड़ता है, ठीक है। एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ मामला जो कि 1994 में हुआ था, तो उसमें उच्चतम न्यायालय ने माना था कि भारतीय संविधान का परिसंघात्मक संविधान है। परिसंघात्मक का मतलब होता है दोनों है, मतलब संघात्मक भी है और एकात्मक भी है, ठीक है। बाकी राजमन्नार समिति 1971 एक हुआ था और एक सरकारी आयोग हुआ था 1993 ने, तो उसमें भी भारतीय संविधान को परिसंघीय ही माना था, ठीक है। अब देखो संघीय और एकात्मक दोनों में क्या है वो हम थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है एकात्मक की बात करते हैं, ठीक है। तो एकात्मक में याद रखिएगा शक्तियों का बंटवारा जो है केंद्र के पक्ष में होगा, मतलब कि ज़्यादा पावर किसको मिलेगा, केंद्र को मिलेगा, ठीक है। और केंद्र राज्यों को सीमा नाम तथा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, मतलब केंद्र को इतना ज़्यादा पावर मिला हुआ है कि राज्य के सीमा नाम तथा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। और एकल नागरिकता का प्रावधान होता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है और आपातकाल में पूर्णतः एकात्मक स्वरूप होता है। मतलब आपातकाल में पूर्णतः एकात्मक स्वरूप का मतलब हो गया कि आपातकाल मान लीजिए कि लग गया तो जो राज्य को जो पावर मिले हुए वो सारे खत्म, अब उसको कौन देखेगा, उसको देखेगा केंद्र। बाकी राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा होती है और एकीकृत न्याय व्यवस्था होती है इसमें। तो ये सब आपके विशेषताएं हैं किसकी, एकात्मक लक्षण है, मतलब ये सब। संविधान संशोधन करने का अधिकार केंद्र के पास होता है इसमें, ठीक है। और संघ और राज्य, संघ द्वारा राज्यों को निर्देश देने की शक्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को पालन हेतु विधायी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती है और जम्मू कश्मीर को छोड़ करके अन्य राज्यों का अपना कोई संविधान नहीं है। देखो ये चीज़ इसमें है। एकात्मक में ओवरऑल ये समझना है कि केंद्र को इसमें पावर दिया जाता है, उसको ये अधिकार दिया जाता है कि राज्य को जो भी निर्देश दे सकता है उसको फॉलो करना पड़ेगा राज्य को। साथ ही साथ आपातकालीन सिचुएशन है तो उसमें भी केंद्र को ज़्यादा पावर है, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप देख सकते हो कि इसमें जो है केंद्र को ज़्यादा पावर मिलता है, ठीक है। तो ये सब आपका जो भी देश में एकात्मक व्यवस्था है, ठीक है, वहाँ पर ये सारी विशेषताएं देखने को मिलेगी। इसमें से कुछ कुछ विशेषताएं हैं जो कि भारत में भी देखने को मिलता है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था एकल नागरिकता, ठीक है। तो इस कारण से कुछ कुछ विशेषताएं जो है भारत में भी है, ठीक है। संघीय विशेषता होने के बावजूद एकात्मक हम लोग के संविधान में है, क्योंकि जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपातकाल में पूर्णतः एकात्मक स्वरूप, ये सब हम लोग का है, भारत में भी ये सब प्रावधान है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में एकात्मक व्यवस्था भी है और संघीय भी। अब संघीय किस तरीके से, तो संघीय वाला हम लोग देख लेते हैं। तो संघात्मक का लक्षण क्या क्या है कि पहला तो कि लिखित संविधान, तो आपको पता होगा कि लिखित संविधान है भारत का, ठीक है। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, ये भी चीज़ आपको होगा पता। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा है आपका नेक्स्ट है आपका संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया है, मतलब संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है भारत में, ये भी आपको पता होगा। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, तो ये भी चीज़ होता है। केंद्र तथा राज्यों में पृथक सरकारें होती है और संसद में उच्च सदन राज्यसभा की उपस्थिति होती है। तो देखो ओवरऑल कहने का मतलब है कि कुछ गुण आपका यहाँ पर जो है संघीय वाला भी है और कुछ गुण एकात्मक वाला भी है। तो इसीलिए इसको जो है हम लोग परिसंघात्मक, कुछ कुछ साइंटिस्ट ने, मतलब वैज्ञानिक ने उनको जो है, मतलब जो भी राज्य व्यवस्था में जो मतलब थे विद्वान, ठीक है, तो उन्होंने संघीय व्यवस्था को अर्ध संघीय भी बोला है, ठीक है, क्योंकि आधा गुण अर्ध संघीय का है, आधा गुण आपका एकात्मक व्यवस्था वाला है, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है इसमें कि संघीय कौन सा है और एकात्मक कौन सा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं संविधान के संबंध में अदर कथन। देखो विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था भारतीय संविधान के बारे में कि भारतीय संविधान सभा एक जाति की संस्था है। तो ये देखो ये सब जो है स्टेटमेंट याद रखना है कि बताओ ये स्टेटमेंट कौन दिया था, तो ये सब याद रखना है कि जाति की संस्था किसने कहा था, तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। भीमराव अंबेडकर ने कहा था कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले लोग बूढ़े हैं तो संविधान भी बूढ़ा ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसमें लगे हुए जो लोग हैं अगर बूढ़े हैं तो संविधान को बूढ़ा ही बना देंगे वो लोग। बाकी डी बसु ने कहा था भारतीय संविधान संघात्मक एवं एकात्मक दोनों का मिश्रण है, ठीक है। और आइवर जेनिंग ने कहा था भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। इसके अलावा केसी वियरे ने कहा था अर्धसंख्यक, ठीक है। और कोऑपरेटिव वाला किसने कहा था, कोऑपरेटिव वाला कहा था आपका किसने, कोऑपरेटिव वाला कहा था आपका ग्रैनविल ऑस्टिन ने, ठीक है। और एक और था आपका कौन सा, एक था आपका सौदेबाजी वाला, सौदेबाजी वाला कहा था आपका मॉरिस ने करके, ठीक है, जॉन मॉरिस करके एक विद्वान थे, उन्होंने कहा था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब विशेषताएं पढ़ ली हम लोगों ने। और भारत की आपको बता दें कि संघात्मक और एकात्मक दोनों विशेषताएं मिलती है, क्योंकि कुछ गुण आपका संघ का भी है और कुछ गुण आपका मतलब एकात्मक वाला भी है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है अब आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो जो आपका ये भाग बोलते हैं ना, तो भाग जो एक है वो आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में डिस्कस करता है, जिसमें कि टोटल आपका 4 आर्टिकल्स हैं, एक से लेकर के 4। तो चलो उसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो बोल रहा है देखो भाग 1 आपका क्या कहता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके बारे में, मतलब यूटी और स्टेट के बारे में। और अनुच्छेद 1 है आपका इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, इसमें ये बात बोला गया है और भारत के राज्य क्षेत्रों में शामिल होगा।
ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसमें मतलब कि राज्य होगा, संघ शासित प्रदेश होगा और कुछ अधिग्रहित क्षेत्र होगा। तो ये आर्टिकल नंबर 1 ओवरऑल समझ लें कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 2 जो है वो बोलता है संसद कानून द्वारा नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है या फिर उनकी स्थापना भी कर सकती है। संसद नए राज्यों के प्रवेश या फिर स्थापना को मंजूरी भी दे सकती है। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है संसद के पास ये पावर है कि वो नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है या फिर उनकी स्थापना कर सकती है। संसद नए राज्यों के प्रवेश या फिर स्थापना को मंजूरी दे सकती है। जैसे मान लो ये भारत है, ठीक है, भारत से सटा हुआ कोई भी ऐसा देश है जो भारत में आकर के मिलना चाहता है, तो इस सिचुएशन में आर्टिकल 2 का यूज करके उसको अपने अंदर भारत में मिलाया जा सकता है। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 2 कहता है, ठीक है। तो नए राज्य जो पहले से भारतीय संघ में नहीं है उसको भी मिला सकते हैं या फिर किसी नए क्षेत्र से राज्य बनाना, ठीक है। जैसे कि सिक्किम एक राज्य नहीं था पहले, लेकिन उसको हम क्या बनाए थे, राज्य बनाए थे। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 2 का ही यूज करके हम लोग ये चीज़ किए हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर कि नए क्षेत्रों का राज्य बनना, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपका आर्टिकल नंबर 2 से ही संभव है। बाकी कुछ कुछ जो बने थे, जैसे कि गोवा आपका भारत में विलय हुआ था कब, 1961 में, तो आर्टिकल 2 का ही यूज करके बना था। इसके अलावा 1975 और 74 में 35वें और 36वें संविधान संशोधन के संदर्भ में जो सिक्किम के भारत के साथ एकीकरण से संबंधित था, शुरू में एक सह राज्य के रूप में और बाद में एक पूर्ण राज्य बना। मतलब कि देखो सिक्किम राज्य बनने से पहले क्या था, एक सह राज्य के रूप में था। पूर्ण राज्य कब बना था आपका, जो आपका ये 36वां अमेंडमेंट हुआ था। पहले 35वें अमेंडमेंट से उसको बनाया गया था कि सह राज्य है, ठीक है। उसके बाद आपका 36वां से पूर्ण राज्य का दर्जा उसको मिल गया। तो ये सब हम किसके आर्टिकल का यूज करके करते हैं, आर्टिकल नंबर 2 का यूज करके। तो और समझ लेना कि आर्टिकल 2 से हम लोग जो है किसी बाहरी राज्य को जो है हम लोग अंदर में अपने में विलय कर सकते हैं। बाकी आर्टिकल नंबर 3 में भी सेम सिमिलर चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें समझने वाली चीज़ें देखिएगा यहाँ पर बड़ा कि यह विधेयक संसद को नए राज्य बनाने, मौजूदा राज्य के क्षेत्र सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। मतलब ये देखो, ये भारत में ही मौजूद जो राज्य है उसको अलग करने, उसके सीमा में परिवर्तन करने, नाम बदलने, ठीक है। तो अगर भारत के ही अंदर वो चीज़ हो रही है तो आपका आर्टिकल नंबर 3 का यूज़ करके किया जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो मद्रास से तमिलनाडु बना था जो कि 1969 में बना था। चेन्नई बना था जो कि 1996 में बना था। मैसूर से कर्नाटका हुआ था तो 1973 में हुआ था। उड़ीसा से ओडिशा हुआ था तो 2011 में हुआ था। उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ था 2007 में। तो ये सब आपका कौन सा आर्टिकल का यूज़ करके हुआ, तो आर्टिकल 3 का यूज़ करके हुआ, ठीक है। तो अपने देश के अंदर अगर बोलेगा तो देश का अंदर कुछ चेंजेस करना है तो आर्टिकल नंबर 3, और बाहरी क्षेत्र को अपने में मिलाना है तो वो आर्टिकल नंबर 2, बस ये याद रखिए। भारतीय संघ की अवधारणा बोला कि भारत को विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि संघ को नष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके भीतर के राज्यों को परिवर्तित या फिर पुनर्गठित किया जा सकता है। मतलब ये है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है, लेकिन तो इसका मतलब ये है कि संघ को नष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन भारत के अंदर जो राज्य मौजूद है उसमें कुछ चेंज किया जा सकता है। मतलब किसी राज्य को ख़त्म किया जा सकता है, नया राज्य बनाया जा सकता है। लेकिन अगर मान लो कि भारत से अलग होकर के कोई राज्य बनना चाहता है, दूसरा राज्य, तो ये संभव नहीं है। इसका मतलब ये है, ठीक है। जैसे मान लो कि बिहार चाहता है कि अपना खुद का एक अलग मतलब कंट्री बना ले, ठीक है, या स्टेट बना ले भारत से हट के, तो ये संभव नहीं है। तो ये आपका बोला गया कि भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब यही होता है। बाकी राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो राज्य के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। मतलब राष्ट्रपति की मतलब अनुमति के बिना ये संभव नहीं है। प्रभावित राज्यों की राय लेना अनिवार्य है। मतलब जिस राज्य को अगर हम मतलब उसमें कुछ पुनर्गठन करना चाहते हैं तो उस राज्य से आपको राय लेना पड़ेगा। हालांकि ये बाध्यकारी नहीं है, मतलब राज्य को ऐसा बाध्यकारी नहीं कि वो मानेगा भी या फिर मतलब मानना ही पड़ेगा, उसका मन रहेगा तो वो नहीं भी मान सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी इसमें जो है प्रभावित केंद्र शासित प्रदेश की राय लेने की आवश्यकता नहीं होती है। संविधान की अनुसूचियाँ 1 और 4 का संदर्भ ले, जो क्रमशः राज्यों के नाम और राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है, ठीक है। जैसे देखो, मतलब वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि आर्टिकल नंबर 1 और 3 में अगर आप चेंजेस करोगे, सॉरी मतलब हाँ 1 और 4, ठीक है, थोड़ा सा हम देखेंगे। 4 नंबर पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अनुसूचियाँ तो अभी हम पढ़े नहीं है ना, अनुसूचियाँ पढ़ने वाले हैं। तो 1 में आपका है क्या, 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, और 4 में आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन को लेकर के है, ठीक है। तो अगर देखो, अगर हम आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 ये कहता है कि मतलब अनुच्छेद 2 और 3 में अगर हम चेंजेस करते हैं, ठीक है, तो वो जो है आपका 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब उसके लिए 368 संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसको सिंपल क्या किया जा सकता है, इसको साधारण बहुमत से जो है पारित किया जा सकता है। अब ये साधारण बहुमत क्या होता है थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो साधारण बहुमत होता है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों में से 50% से अधिक अगर एग्री है, ठीक है, उस चीज़ को लेकर के, तो आपका सिंपल मेजोरिटी से वो पास हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये बात चल रहा है कि बिहार को अलग करना है, ठीक है,
बिहार में 2 मतलब भागों में बाँटना है इसको, ठीक है? पूर्वांचल और उत्तरांचल कुछ ऐसा करके। तो अगर मान लो कि जो सांसद है उसमें जो सदस्य हैं, अगर 50% जो है उपस्थित है और वो वोट करने लायक हैं, ठीक है? तो ऐसे में ये जो है आपका साधारण बहुमत से वो चीज़ क्या हो सकता है, पारित हो सकता है, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हमको आर्टिकल नंबर 2 एंड 3 में चेंजेस किए हैं तो उसके लिए 368 संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, उसको हम सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं। तो सिंपल मेजॉरिटी ये होता है। बाकी विशेष बहुमत से भी आपका संवैधानिक संशोधन होता है। तो विशेष बहुमत में आपका क्या होता है, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, ठीक है? मतलब कि जितने उपस्थित हैं, ठीक है, और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 यहाँ पर देखा जाता है विशेष बहुमत में, और इसमें कितना, 50%। बाकी विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडल का अनुमोदन एक होता है जिसमें कि विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक विधानमंडल का अनुमोदन आवश्यक होता है, मतलब स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही, साथ ही साथ जो विधानमंडल है उसमें जो है उसका भी सहमति चाहिए। यह उन संशोधनों के लिए आवश्यक होता है जो भारत के संघीय ढांचों को प्रभावित करती है, ठीक है? तो 3 तरह से हम लोग जो है संविधान में संशोधन कर सकते हैं। पहला साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से, तीसरा विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडल का अनुमोदन से, ठीक है? आगे, भारत अपना राज्य अपना क्षेत्र अन्य देश को अगर देना है, ठीक है, जैसा अब देखो ये भी तो हो सकता है ना कि भारत को ऐसा सिचुएशन आ गया कि अपना स्टेट किसी दूसरे देश को देना है, तो उसके लिए बेड़ूबारी केस एक हुआ था 1960 में। इस मामले ने यह स्थापित किया कि भारत संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अपना क्षेत्र किसी अन्य देश को नहीं सौंप सकता है, मतलब अलग नहीं कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी जो कि आपका 368 अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? मतलब ओवरऑल देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ यहाँ पे। ओवरऑल ये है कि जैसे मान लो कि आपको किसी राज्य को अपने अंदर मिलाना है या अपने ही देश के अंदर कोई राज्य में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। उसके लिए आपको जो है ये 368 का अमेंडमेंट नहीं चाहिए। लेकिन अगर हमको अपने देश से, ठीक है, कोई दूसरा क्षेत्र वगैरह देना है, जैसे आपको पता होगा बांग्लादेश के साथ हम लोग का जो है भूमि विवाद हुआ था, तो उसमें हम लोगों को जो है कोई कुछ क्षेत्र जो है देना पड़ा था, तो वो आपका आर्टिकल नंबर 368 अमेंडमेंट करना पड़ा था, ठीक है? वो सिंपल मेजोरिटी से नहीं संभव था, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया कि जो 100वां संविधान संशोधन हुआ था अगस्त 2015 को, इस संविधान संशोधन में भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि सीमा समझौता संभव हो गया। मतलब इसमें प्रभावित राज्य कौन कौन से थे, पश्चिम बंगाल थे, त्रिपुरा था और मेघालय था। अंतः क्षेत्र बांग्लादेश को, इसका तात्पर्य उन भारतीय क्षेत्रों से है जिन्हें बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया गया था। मतलब ओवरऑल समझ गए होंगे आप लोग कि अगर हमको देना है, ठीक है, किसी दूसरे देश को अपना क्षेत्र, तो उसके लिए 368 का अमेंडमेंट जरूरी है। और इसका एग्जाम्पल है जीता जागता 100वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका, जिसमें कि बांग्लादेश को जो है कुछ हिस्सा देना पड़ा था, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय का, ठीक है? अंतः क्षेत्र भारत को, इसका तात्पर्य उन बांग्लादेश बस्तियों से है जिन्हें भारत को हस्तांतरित कर दिया गया था। मतलब कि अंतः क्षेत्र भारत और अंतः क्षेत्र बांग्लादेश का मतलब ये समझा रहा है कि अंतः क्षेत्र बांग्लादेश का मतलब है कि भारतीय क्षेत्र से कुछ क्षेत्र जो है वो बांग्लादेश को दे दिया गया, और अंतः क्षेत्र भारत का मतलब है कि कुछ क्षेत्र जो है बांग्लादेश का भारत को दे दिया गया, ठीक है? तो ये था बाकी भारत बनाम बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता। याद रखना है कि इस समझौता पर मूलतः 1974 में हस्ताक्षर हुए थे तथा इसे 2015 में क्रियान्वित किया गया था, जिसका उद्देश्य था दोनों देशों के बीच सीमा विवादों को बस्तियों के आदान प्रदान के माध्यम से सुलझाना करना, मतलब सुझाव करना। तो ये सब चीज़ें था इसमें। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं। देसी रियासतों का विलय, ठीक है? देसी रियासतों का विलय अब कैसे हुआ, मतलब काफ़ी सारे आपका पता होगा कि देसी रियासत में बटा हुआ था जब देश हम लोग का आज़ाद हुआ था, तो उसका अब यहाँ पर विलय होगा। तो बड़ा भारत में देसी रियासतों का विलय भारत की स्वतंत्रता के बाद एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1947 में ब्रिटिश सरकार के भारत छोड़ने के बाद भारत में लगभग 565 देसी रियासतें थी। इन रियासतों को या तो भारत में शामिल होना, पाकिस्तान में शामिल होना या फिर स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया। मतलब 3 ऑप्शन दिया गया, या तो भारत में मिलो, या तो पाकिस्तान के साथ मिलो, या फिर आप स्वतंत्र रहो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों के परिणाम स्वरूप ज़्यादातर रियासतों ने भारत में शामिल होने का फैसला लिया। मतलब सरदार वल्लभ पटेल थे उन लोग, ठीक है? इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, यूनिटी, ठीक है, यूनिटी ऑफ स्टैचू इनके नाम पर बनाए क्योंकि ये मिलाने में मतलब सफल रहे थे, ठीक है? मतलब ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो भारत में मिलना चाहती थी, तो इन्हीं के प्रयास का संभव हुआ था। बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग 562 देसी रियासतों को भारत में विलय किया था और टोटल थे 565, ठीक है? तो 562 तो भारत में मिल गया, लेकिन जो 3 आपका बच गया, जैसे कि आपका था जूनागढ़, एक था हैदराबाद, ठीक है, और एक और था आपका कौन सा, एक और था आपका कश्मीर, ठीक है? तो 3 ये आपका नहीं मिल रहा था। तो देखो जूनागढ़ को कैसे इन्होंने मिलाया था, तो जूनागढ़ जो कि नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया था, लेकिन जनमत संग्रह के बाद ये भारत में शामिल कर लिया गया। तो जूनागढ़ का जो नवाब था वो भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन इसको जनमत संग्रह करवा करके, जनमत संग्रह मतलब कि जो वहाँ की जनता थी उनको जो है मिला करके जो है यहाँ पर भारत में इसको शामिल किया गया, ठीक है? और हैदराबाद जो है वो भी आपका भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, उसका जो निज़ाम था वो भी शामिल नहीं होना चाहता था। लेकिन हैदराबाद को कैसे मिलाया गया आपका यहाँ पे, तो हैदराबाद को मिलाया गया था आपका यहाँ पर देखो लिखा हुआ है
पुलिस कार्रवाई करके जो है आपका यहाँ पर जो है मिलाया गया था उसको, ठीक है। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह करके, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई करके, ठीक है, और कश्मीर एक बच गया। तो कश्मीर का जो महाराजा था, ठीक है, वो ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन बाद में उन्होंने भारत में विलय के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, जो कि नेहरू जी ने करवाया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपका यहाँ पर है। तो याद रख लीजिए, टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स था, उसको जो है भारत में विलय किया गया। किस तरीके से किया गया, पहले तो 562 आसानी से मान गए, लेकिन 3 जो बची है वो कैसे कैसे हुआ ये भी आपको बता दिया गया। अब आता है राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। बड़े भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 जो है सांसद को निम्न शक्ति प्रदान करता है। किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, अथवा 2 या फिर 2 से अधिक राज्यों को या फिर राज्यों के भागों को मिला करके, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिला करके, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं आर्टिकल नंबर 2 और 3। तो आई होप की समझ में आ रहा होगा। बाकी किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी, किसी राज्य को सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, ये सब पावर किसमें था, आर्टिकल नंबर 2 और 3 का यूज करके हम लोग कर सकते थे, ठीक है। तो राज्य के पुनर्गठन से संबंधित अब समितियां बनने लगी यहाँ पर। पहला आया था इसमें धड़ आयोग, ठीक है। धड़ आयोग में क्या था, तो बोला स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। मतलब देखो, जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो है, जब प्रिंसली मतलब देश मतलब राज्य का गठन हो रहा था, तो उस समय मतलब राज्य भाषा के आधार पर जो है राज्य की मांग कर रहे थे काफ़ी सारे जो भी प्रिंसली स्टेट्स वगैरह थी जो मिल गए थे भारत में। तो वो अब चाहते थे कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन हो। तो उसके लिए एक धर आयोग का गठन हुआ, जिसमें कि आपका एस के धर थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब हुआ था ये, तो 27 नवंबर 1947 को जो एक आयोग का गठन हुआ था। ये भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन के विचार पर धर आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ना होकर के प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होगा। मतलब एस के धर ने क्या किया, जो भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन की मांग की थी उसको खारिज कर दिया, और उसके आधार पर बोला गया कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन होगा, ठीक है। तो ओवरऑल धर आयोग में याद रखना क्या था, ठीक है। उसके बाद जेबीपी समिति में क्या था, तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित धर आयोग की सिफारिशों के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का आंदोलन और भी ज़्यादा तेज हो गया। इसके समाधान के लिए कांग्रेस ने फिर 1948 में जेबीपी समिति का यहाँ पर गठन किया गया, जिसमें कि जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और कौन थे इसमें, 3 लोग थे, ठीक है। एक थे आपके पट्टाभी सीतारमैया। तो 3 लोग जो है मतलब मिल करके जो है जेबीपी कमेटी बनाते हैं 1948 में दिसंबर में, ठीक है। अब इसमें क्या था, तो इसमें जो है आपके जेबीपी समिति ने अपने रिपोर्ट वर्ष 1949 में प्रस्तुत किया, और इस समिति ने अपने सिफारिश में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अव्यवहारित बताया। मतलब देखो, जो एस के धर आयोग था आपका, वो भी आपका खारिज कर दिया भाषा के आधार पर, और जो जेबीपी कमेटी था वो भी आपका खारिज कर दिया, ठीक है। बाकी भाषाई राज्य पुनर्गठन आंदोलन के दौरान 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद आंदोलन के नेता पोट्टी श्रीरामल्लू का निधन हो गया था, जिसके बाद अक्टूबर 1953 में सरकार को विवश होकर के भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग को स्वीकार करना पड़ा था, और मद्रास से तेलुगु भाषा क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। मतलब जब यहाँ पर राज्य को भाषा के आधार पर गठन नहीं किया गया, तो एक व्यक्ति थे यहाँ पर, ठीक है, मतलब एक आंदोलन कर रहे थे जो कि थे श्री रामल्लू, ठीक है, पोट्टी श्री रामल्लू, जो कि 56 दिनों की भूख हड़ताल किए थे। और जब सरकार ने ये बात नहीं मानी उनकी, तो उनका मतलब निधन हो गया, ठीक है, भूख भूख से। तो इसके फलस्वरूप आनन फानन में यहाँ पर जो है 1953 में सरकार विवश हो गई, और फिर उसके बाद भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना था आपका, वो बना था आपका आंध्र प्रदेश, जो कि आपका मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके जो है एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य को बनाया गया था, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि बताओ भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन गठित हुआ था, तो वो था आपका आंध्र प्रदेश, जो कि ऐसे तो 1953 में हुआ था, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये आपका 1956 में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ अभी देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। इसके बाद अब आते हैं फजल अली कमीशन। बड़ा आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद अन्य राज्य भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठाने लगे। इस कारण भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया। मतलब अब भाषा के आधार पर गठन को लेकर के मान लो कि अभी एक मृत्यु भी हो गया, तो अब यहाँ पर सरकार क्या हो गई, अवेयर हो गई, और इसके लिए एक फजल अली आयोग का यहाँ पर जो है गठन हुआ, जो कि दिसंबर 1953 में आया, ठीक है। यह एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग था, जिसमें कि फजल अली आयोग के अध्यक्ष तथा के एम पन्नीकर और एच एन कुंजरू थे, मतलब हृदयनाथ कुंजरू। फजल अली तो इसके मतलब अध्यक्ष ही थे, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू थे और के एम पन्नीकर थे, 3 लोग थे इसमें, ठीक है। फजल अली आयोग ने वर्ष 1955 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कि निम्नलिखित सिफारिशें की गई थी। अब देखो ये फजल अली में क्या क्या था, तो पहला बात था इसमें कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तार्किक रूप से व्यवहारिक नहीं है। मतलब उनको बोलना था कि भारत में बहुत सारे ऐसे मतलब राज्य हैं, अगर हम उसके हिसाब से अगर करेंगे तो बहुत सारे राज्यों का गठन करना पड़ेगा, जो कि हम लोग का आंतरिक जो शक्ति है उसको क्या करेगा, तोड़ेगा। तो ये बोला गया था इसमें। अतः ऐसा कोई राज्य बनाना संभव नहीं है जो पूर्णतः एक भाषी हो, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषा बोली जाती थी।
किसी भी नए राज्य के गठन में राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय और प्रशासनिक कुशलता को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। मतलब कि भाषा के आधार पर तो किया जाना चाहिए, लेकिन उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय और प्रशासनिक कुशलता को भी देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम मान लो कि इतने सारे अगर हम स्टेट को बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि भाषा बहुत ज़्यादा बुझाता है, तो उसके लिए जो है जो शासन व्यवस्था है सही तरीके से नहीं चल पाएगी। तो इसलिए हमको उसको ध्यान में रखते हुए जो है ये करना चाहिए। तो ये सब आपका बात किया गया था फजल अली जो आपका रिपोर्ट आया था 1955 में। राज्य का वर्गीकरण भाग क, ख, ग, घ आदि में करना सही नहीं है, उन्हें एक भाग में शामिल किया जाए। मतलब 4 भागों में बँटा हुआ था, तो उसको एक भाग में करने की बात कही थी इन्होंने। और फजल अली आयोग ने भारत में 16 नए राज्यों तथा के 3 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण की सिफारिश की। लेकिन सरकार ने वर्ष 1956 में सिफारिश में कुछ चेंजेस किया था, ठीक है। और 1 नवंबर 1956 को फाइनली 14 नए राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश आपका जो है यहाँ पर बना था। तो ओवरऑल आपको यही वाला याद रखना है कि बताओ 1 नवंबर 1956 को जो है मतलब जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसके अनुसार जो है 14 नए राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश का यहाँ पर जो है गठन किया गया था। इसमें कौन कौन था? तो असम था, बिहार था, बम्बई था, जम्मू कश्मीर था, पंजाब था, उत्तर प्रदेश था, मध्य प्रदेश, केरला, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ये 14 राज्य थे। और 6 केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप, ये सब थे आपके केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। तो 14 राज्य और 6 याद रखना है आपको। बाकी इसके बाद फिर 1950 के बाद जो है फिर से राज्यों का गठन फिर से होने लगा, ठीक है। जिसमें कि आंध्र प्रदेश का पहला बना था जो कि 1 अक्टूबर 1953 को बना था, जो कि मैंने बताया था आपको। गुजरात जो बना था 1 मई 1960 को बना था। महाराष्ट्र जो बना था 1 मई 1960 को, ये भी बना था। नागालैंड बना था 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। तो एक लिस्ट है, ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछेगा डायरेक्ट कि बताओ कि इस राष्ट्र राज्य का जो है गठन कब हुआ था। तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश, सिक्किम का 16 मई 1975 को, मिजोरम का 20 फरवरी 1987 को, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड आपका हुआ था 15 नवंबर 2000 और अभी लेटेस्ट में हुआ था तेलंगाना का 2 जून 2014। तो अभी तक मतलब इतने सारे जो है अलग राज्य का निर्माण हो चुका है 1950 के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी अब आते हैं, यहाँ तक था हम लोग का क्या, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ ली भारतीय संविधान की विशेषता और संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई है। देखो, स्रोत की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला भारत सरकार अधिनियम से काफ़ी सारी चीज़ें ली गई है जो कि 1935 में हुआ था। पहला तो कि न्यायपालिका की संरचना, ठीक है, वो लिया गया। इसके अलावा लोक सेवा आयोग लिया गया, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अलावा संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय यहीं से लिया गया है, प्रशासनिक विवरण। तो ये सब चीज़ें भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। बाकी ब्रिटेन जो देश है उससे हम लोग क्या क्या लिए हैं, तो पहला तो जो संसदीय शासन प्रणाली है जो कि आपका वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहलाता है, तो वो हम लोग वहीं से लिए हैं। विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, कानून का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, ये हम लोग ब्रिटेन से ही लिए हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं, जैसे कि संसदीय विशेषाधिकार, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, ठीक है, मतलब विधायिका में एक अध्यक्ष होगा। तो ये सब आपका जो ब्रिटेन की संविधान से हम लोग लिए हैं। बाकी यूएसए से भी बहुत सारा चीज़ लिए हैं हम लोग, जैसे कि प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना हम लोग वहीं से लिए हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया, न्यायिक समीक्षा हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये प्रक्रिया भी आपका यूएसए से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, ये भी आपका वहीं से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी वहीं से लिया गया है, ठीक है। तो देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग यहाँ से लिया गया और उपराष्ट्रपति का पद यहाँ से लिया गया। प्रस्तावना का शब्द भी वहीं से लिया गया है। जो पील है यानी कि पब्लिक, क्या बोल सकते हैं इसको, लोक जनहित याचिका इसको बोलते हैं हिंदी में, तो ये आपका वहीं से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन वहीं से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता वहीं से लिया गया। तो अमेरिका से ये सब चीज़ें हैं। तो देखो, ये सब चीज़ें याद करने वाली है। तो देखो, एक बार मैं पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हुआ है, ठीक है। तो आप एक बार जो भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ एक बार जा करके घर नोट्स को ओवर थ्रू कर लीजिएगा ना, तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और उसके बाद, ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है एमसीक्यू का प्रैक्टिस करो, ठीक है। एमसीक्यू का प्रैक्टिस मीन्स कि आपके लिए मैंने एक बैच लॉन्च किया हुआ जिसमें कि आपको जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलता है। अगर आप इसको खरीद करके एमसीक्यू लगा लेते हो तो समझो कि और भी ज़्यादा है, अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं आपको 100 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन हर एक चैप्टर से प्रोवाइड करता हूँ, जिससे कि कंप्लीट चैप्टर ही वो आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस के तौर पर वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको अगर ये लेना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ले लेना, ठीक है। आपको एक सब चीज़ आपको एक टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी बेहतरीन है, क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहता है, विथ आंसर रहता है और विदाउट आंसर भी रहता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना है तो विथ आंसर वाले, विदाउट आंसर वाले पीडीएफ में जाकर के प्रैक्टिस कर लो, और अगर फिर आपको मैच करना है तो उसको फिर आंसर वाला पीडीएफ में जाकर के चेक कर सकते हो। तो काफ़ी बेस्ट रहेगा अगर आप यहाँ से पढ़ करके जो है आप उसको रिवाइज करके एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो, तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो देख लेना जिसको लेना होगा। बाकी चलो आयरलैंड की अब हम बात करते हैं। यहाँ पर आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिए, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति लिए हैं, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन लिए हैं, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को हम लोग लिए हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपका आयरलैंड से लिया गया, जिसमें से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो याद कर लीजिएगा। बाकी कनाडा से हम लोग लिए हैं संघात्मक व्यवस्था को, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा होगी, ये भी शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित करना। ठीक है, देखो मतलब शक्तियों का वितरण है ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सब आपका वहीं से लिया गया है। उच्चतम संघ सूची, सॉरी, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये है। ठीक है, समवर्ती सूची तो हम लोग वहाँ से लेना, ऑस्ट्रेलिया से, अभी हम आगे देखेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ से उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये आपका कनाडा से लिया गया। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये आपका कनाडा से लिया गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है वो लिया गया है। समवर्ती सूची लिया गया है। संयुक्त बैठक जो संसद की होती है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। फ्रांस की बात करेंगे तो यहाँ से 3 चीज़ें ली गई हैं, मतलब 3 वर्ड, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जो कि हम लोग का प्रस्तावना में है। इसके अलावा एक गणतंत्र की व्यवस्था हम लोग फ्रांस से लिए हैं। गणतंत्र क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से होगा वो लिया गया है। जर्मनी से आपका इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन की अवधि को संदर्भित करता है, तो ये जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल के दौरान जो भी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएगा, अगर पूछेगा यहाँ पर जो है संविधान संशोधन, तो ये दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और आपातकाल पूछेगा तो जर्मनी। रूस से क्या लिया गया, तो रूस से आपका लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से, लेकिन मौलिक कर्तव्य लिया गया आपका यूएसएसआर, रूस से। प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा, ये भी आपका लिया गया है। और जापान की बात करेंगे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ के बारे में। ठीक है, तो आपको पता होगा कि मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, और वर्तमान में अगर बात करेंगे तो वर्तमान में भी आपका ये 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, अब चलो 12 अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला अनुसूची आपका है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सीमा एवं अधिकार क्षेत्र सूचीबद्ध करता है, पहला वाला। तो ओवरऑल याद रखना है, भारत के राज्य और क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश प्रथम अनुसूची से संबंधित है। दूसरी अनुसूची है आपका यहाँ पर राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो सैलरी होती है, मतलब वेतन होता है। ठीक है, वेतन यहाँ पर जो है होगा। ठीक है, अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, मतलब जितने भी आधिकारिक पद हैं, ठीक है, जो संसद से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो सब आपका जो उनके जो सैलरी है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसे संवैधानिक पदों पर आसान अधिकारियों की उपलब्धियाँ, वेतन, भत्ता और विशेषाधिकार से संबंधित है। तो ओवरऑल याद रखना है कि जो भी संसद से जुड़े हुए जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, ठीक है, मंत्रिपरिषद, उन सब का जो है वेतन यहाँ पर जो है वो 8 अनुसूची नंबर 2 में यहाँ पर दिया गया है। तीसरा अनुसूची की बात करेंगे तो तीसरा अनुसूची में जो है आपका यहाँ पर ओथ एंड अफर्मेशन हो जाएगा, यानी कि शपथ। ठीक है, ओवरऑल मतलब बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन सिंपली आप समझ लीजिए कि इसमें जो है शपथ, जो भी लोगों का वेतन था ऊपर, उन्हीं लोगों का यहाँ पर जो है शपथ भी है। ठीक है, तो वो चीज़ है। बाकी चौथी अनुसूची में आपका राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन किस तरीके से होगा, मतलब राज्य में कौन से राज्य में कितना सीट होगा, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में कितना सीट होगा, वो अब सब आपका चौथी अनुसूची के अंतर्गत है। ठीक है, आगे है पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में आपका है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से ये संबंधित है, मतलब कि जो SC ST है, ठीक है, तो उनके प्रशासन और नियंत्रण आपका 5वीं अनुसूची में है। छठी अनुसूची है आपका ATM मनी। ठीक है, ATM मनी से आप याद कर लीजिएगा ऐसे इसको, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सॉरी, ATM मनी नहीं होगा, ATM मनी नहीं होता है ना, मणिपुर नहीं होता है, ऐसे आप याद रखिएगा, मनी नहीं, ATM में मनी नहीं है। तो ATM में मनी नहीं है, तो यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा मनी नहीं है। मनी नहीं है मतलब M से मणिपुर होता है, एक होता है मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम याद रखिएगा ऐसे, मणिपुर नहीं होता, बस ऐसे याद रखिए। मेघालय होता है, त्रिपुरा होता है, मिजोरम होता है और असम होता है। ये 4 स्टेट है, वहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है विशेष प्रावधान है वो छठी अनुसूची में। और अगर ओवरऑल पूछेगा तो 5वीं अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट 7वीं अनुसूची में आपका है 3 सूचियों में बांटा गया, संघ, राज्य और समवर्ती सूची, ये आपका 7वीं अनुसूची में है। संघ सूची में बात करेंगे तो वे विषय जिन पर संघ या फिर केंद्र सरकार द्वारा कानून बनती है, जो कि टोटल 97 था मूलतः, लेकिन अब 100 हो चुका है विषय। ठीक है, राज्य सूची की बात करेंगे तो वे विषय जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, जैसे कि राज्य वाले में क्या क्या आता है, राज्य वाले में आपका आ जाता है कृषि वगैरह आ जाता है। ठीक है, पशुपालन आ जाता है, मछली पालन आ जाता है, तो ये सब का राज्य सूची में आता है। तो पहले आपका 66 था, लेकिन अब यहाँ पर घट करके 61 हो गया है, क्योंकि कुछ कुछ जो है वो आपका समवर्ती सूची में ऐड हो गया है। विशेष परिस्थितियों में संसद, केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं, मतलब केंद्र को इसमें जो है पावर मिला हुआ है इसमें भी। ठीक है, क्योंकि एकात्मक में क्या होता है, केंद्र को ही पावर मिलता है, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एकात्मक वाला गुण इसमें है। ठीक है, आगे समवर्ती सूची की बात करेंगे तो वे विषय जिन पर संघ और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, ठीक है, तो वो समवर्ती सूची में आती है। मूलतः अगर बात करेंगे 47 था, लेकिन अभी 52 विषय हो चुके हैं।
8वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित याद रखिएगा। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं थी जो कि बढ़ करके जो है 22 हो गई हैं, और बाद में जोड़ी गई नई भाषाएं कौन कौन सी है, तो इसमें सिंधी भाषा है जो कि 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1967 में। फिर उसके बाद 72वां संविधान संशोधन में आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, नमक करके याद कर सकते हैं इसको, जो कि 1992 में आपका हुआ था 72वां से। 72वां नहीं होना चाहिए, 71वां होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 71वां पढ़ा गया था, ठीक है, 71वां ही याद रखिएगा। बाकी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली की बात करेंगे तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये किया गया था। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली याद रखिएगा, 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये 8 आपके जो है नए भाषा जोड़े गए थे, क्योंकि मूलतः 14 था, ठीक है। तो ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22, तो टोटल 22 अभी संविधान में है, ठीक है। अब आते हैं 9वीं अनुसूची। तो यह अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। इस अनुसूची को मूल रूप से भूमि सुधारों जैसे कि कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए किया गया था, ठीक है। मतलब कि 1951 में ये ऐड हुआ था, पहला अनुसूची, ठीक है, 9वां, जो कि पहला संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, जिसमें कि जो भूमि सुधार जैसे कानून था उसको जो है न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए किया गया था। मतलब भूमि सुधार को लेकर के जो है यहाँ पर ये रिलेटेड था। सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले में 1981 में जो हुआ था वामन राव मामला, 1981 में स्पष्ट कर दिया कि अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस का निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। मतलब देखो, केशवानंद भारती केस क्या बोला था, केशवानंद भारती केस यही बोला था कि देखो संविधान में संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जो है न्यायिक समीक्षा होगी, ठीक है। तो ये चीज़ था आपका। तो पहला संविधान संशोधन ये हुआ था आपका, 9वीं अनुसूची ऐड किया गया था उसमें, ठीक है, जो कि केशवानंद भारती केस के अनुसार ये था कि संविधान में संशोधन जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है न्यायिक समीक्षा होगी, ठीक है। बाकी 10वीं अनुसूची की अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो इस अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1985, ठीक है, वो था आपका पहला संविधान संशोधन, ये था आपका 52वां। तो इसको जो है 1985 में जोड़ा गया, और इसमें जो है दल बदल के आधार पर जो है संसद और विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मतलब नियम आए कि कौन जो है मतलब दल बदल के कानून के खिलाफ जो है अयोग्य होगा। मतलब उसमें कुछ नियम जारी किए गए कि आप जिस मतलब पार्टी से लड़ रहे हैं, ठीक है, चुनाव जीतने के बाद आप जो है पार्टी को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रावधान था जिसके अंतर्गत अगर आप आयोग घोषित किया जा सकते हो, ये सब प्रावधान आपका किया गया था 10वां अनुसूची जो आया था दल बदल कानून उसमें। बाकी 11वां में आपको बता कि आपका जो पंचायती राज्य था, ठीक है, उसका गठन किया गया था। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियों तथा उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए, मतलब पंचायत के बारे में इसमें उल्लेख है, ठीक है। और टोटल अगर पूछेगा विषय कितने पंचायती में, तो आपका टोटल 29 विषय हैं, ठीक है। 12वां वाला अगर पूछेगा तो इसको 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको भी जोड़ा गया था, और इसमें जो है नगर पालिका की शक्ति और उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया था। मतलब उसमें था पंचायत और इसमें था नगर पालिका। टोटल उसमें 29 विषय थे, तो इसमें 18 विषय थे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का अनुसूची भी क्लियर। अब आते हैं हम लोग के भारतीय संविधान के भाग। तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 4, जो कि फिर से हम देख लेते हैं। मूलतः संविधान में अगर पूछेगा तो 22 भाग थे, अभी करंट में 25 भाग हो चुके हैं। संविधान के माध्यम से 4 भाग जोड़े गए थे, ठीक है, संशोधन के माध्यम से 4 भाग जोड़े गए। कौन कौन सा 4 भाग जोड़ा गया था वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक था आपका कौन सा, एक था आपका 9A, एक था आपका 9B, ठीक है, और था आपका कौन सा, 2 और थे मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन 4 जो है भाग जोड़े गए, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है मुख्य भाग एवं लेख। 4 भाग जोड़े गए थे। एक चीज़ और याद रखिएगा कि उसमें एक जो 7वां भाग था उसको हटाया भी गया था। 7वां भाग इसलिए हटाया गया था कि उसमें जो है संपत्ति का कुछ था, ठीक है, तो 7वां संशोधन करके उसको हटाया गया था। तो 22 पहले से था, एक हटाया गया यानी कि 21 बचा, फिर 4 नया ऐड किया गया, जिसमें कि 9A था, 9B था, और 2 और है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, 2 और ऐड किया गया था, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कहीं से अगर आपको मिल जाता है तो, लेकिन ऐसे 4 भाग जोड़ेंगे तो अभी करंट में 25 याद रखिएगा ऐसे। बाकी मुख्य भाग एवं लेख की बात करेंगे तो भाग 1 जो कि हम बता दिए हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, जिसमें कि आर्टिकल नंबर 1 से 4 है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, 5 से 11 आर्टिकल तक। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, 12 से 35। भाग 4 है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित यानी कि DPSP, 36 से 51। 4 क, ठीक है, 4A जोड़ा गया था आपका, याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है ये चीज़ें। भाग 5 संघ सरकार जो कि 52 से 151 है, इसमें भी कई सारे चैप्टर्स है जो कि हम जब पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। भाग 6 में है आपका राज्य सरकार, जिसमें कि अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक है। भाग 7 में को ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है, जो कि 238 नंबर आर्टिकल में था। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश जो कि अनुच्छेद 239 से 242 तक है। भाग 9 है आपका पंचायत,
243 से 243 9 तक है, यानी कि एन तक है, ठीक है। फिर 9 क में आपका नगर पालिका जो कि 243 त से 243 य 6 तक है। और 9 ख में आपका है सहकारी समिति जो कि 243 य ज से 243 य 9 तक है, ठीक है। आगे है 10वां अनुसूची में आपका 10वां भाग में आपका अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र जो कि 244 से 244 ए में है। 11वां में संघ और राज्यों के बीच संबंध जो कि 245 से 263। 12 में आपका वित्त संपत्ति समुदाय और वाद 264 से 301। भाग 13 में आपका भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम समागम जो कि 301 से 307। ये ओवरऑल आपको बता रहा है कि कौन से भाग में कितने आर्टिकल्स हैं, ठीक है। बाकी हम एक एक भाग के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो कि 308 से 323 के बीच में है। भाग 14 ए में आपका अधिकरण जो कि अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक है। भाग 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 324 से 329 है। भाग 16 है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान जैसे अनुच्छेद 330 से लेकर के 342। अनुसूचित जातियाँ जनजातियाँ पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध आका है, ये भाग नंबर 16 में। 17 में आपका राजभाषा है जो कि 343 से 351 है। 18 में आपका इमरजेंसी है 352 से 360। 3 तरह के इमरजेंसी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। 19 में आपका विविध, ठीक है, 361 से 367, जिसमें कि राष्ट्रपति राज्यपाल आदि को जो है संरक्षण की बात कही गई है। 20 में आपका संविधान संशोधन, ठीक है। 18 में आपातकाल और 20 में संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 368। और 21 में आपका अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान जो कि 369 से 392 में है। और 22 में आपका संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो आपको सारे नहीं पढ़ने, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ही पढ़नी है जो कि हम पढ़ेंगे जब, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल भाग। अनुसूचियाँ भी हम लोग पढ़ लिए। अब आते हैं प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना की अगर हम बात करेंगे तो बड़ा प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। ये किसने कहा था? तो के एम मुंशी ने कहा था। और आईडी कार्ड, ठीक है, ये भी पूछेगा भारतीय संविधान का आईडी कार्ड या फिर परिचय पत्र किसने कहा था? तो ए एन पालकी वाला, ठीक है। तो दो आपको यहाँ से याद हो गया, के एम मुंशी ने कहा था जन्म कुंडली प्रस्तावना को संविधान का, और पालकी वाला ने कहा था संविधान की आईडी कार्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे भारतीय संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। देखो आत्मा पूछेगा तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। अब आते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना तो आपको पता होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति, ये आपने पढ़ा होगा, आपके स्कूल में भी ये चीज़ें होता होगा। तो ये आपको पूरा का पूरा संविधान का जो प्रस्तावना है ये याद होना चाहिए मुँह पे, ठीक है। अगर नहीं याद है तो अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये ऑर्डर भी पूछ देता है कि बताओ कि हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो है किस ऑर्डर में कौन सा वर्ड पहले है। तो प्रभुत्व संपन्न पहले है, फिर उसके बाद समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष है, फिर लोकतांत्रिक है, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उद्देशिका का उद्देश्य क्या होता है, मतलब जो प्रस्तावना है उसका उद्देश्य क्या होता है? प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं, ठीक है। तो उद्देशिका से पता चलता है कि संविधान की प्राधिकार का मूल स्रोत भारत की जनता में निहित है। मतलब इससे ये पता चलता है कि संविधान का जो अधिकार है उसका मूल स्रोत क्या है? भारत की जनता में ही निहित है। उद्देशिका में उन सभी अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई जिन्होंने संविधान निर्माताओं ने सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करने की इच्छा व्यक्त की थी। तो ये आपका था इसमें उद्देशिका में। बाकी संविधान की उद्देशिका में अब तक केवल एक बार ही संशोधन किया जा चुका है, जो कि आपका 42वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़े थे कि 3 ऐड किए गए थे। तो हम लोगों ने देखा था समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, तीसरा वर्ड था आपका अखंडता, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन किया गया था जो कि एकमात्र प्रस्तावना में संशोधन था जो कि 1976 में किया गया था। उसमें 3 नए वर्ड ऐड किए गए, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। अब आते हैं उद्देशिका में जो जो शब्द हैं जैसे कि संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये सब का मतलब क्या है? देखो सबसे पहले संप्रभु संपन्न। संप्रभु संपन्न का मतलब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भारत एक संप्रभु संपन्न है, मतलब कि बाहरी देश जो है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। जो भी हम लोग का मामला होगा वो हम लोग खुद सुलझाएंगे, ना कि कोई दूसरा देश आकर के इसमें आएगा। तो ये आपका संप्रभु का मतलब होता है। तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही सेम चीज़ लिखा गया है। बाकी लोकतांत्रिक का मतलब तो भी आपको मैंने बता दिया था कि लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब होता है कि जनता अपने में से ही एक प्रतिनिधि को चुनेगी, मतलब जनता ही खड़ा होगा और जनता द्वारा ही उसको वोट दिया जाएगा और वो जनता के लिए काम करेगा, ठीक है। यानी जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन इसमें होता है, जो कि अब्राहम लिंकन ने ये परिभाषा दिया था। बाकी पूरा भारतीय संविधान प्रातिनिधिक लोकतंत्र की व्यवस्था तथा पालन करता है, जिसमें कि सांसदों तथा विधायकों को निर्वाचन सीधे भारत की जनता द्वारा किया जाएगा, ठीक है। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं करते हैं, और जैसे कि स्विट्जरलैंड, और ये वैसे देशों में होता है जहाँ की जनसंख्या क्या होती है, कम होती है, वहाँ पर ये सब काम करता है। अब जैसे भारत है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र काम ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ की जो जनता है उसमें पहला तो कि सिविक सेंस का नाम कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। वो खुद से कर ही नहीं सकते ये चीज़, इसलिए भारत के जो लोकतंत्र है वो क्या है, अप्रत्यक्ष है। बाकी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य साधन होते हैं, परिप्रेक्ष्य, पहल, प्रतिवर्तन और प्रत्याशी को वापस बनाना तथा जनमत संग्रह करना, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करता है, ठीक है।
अब आते हैं गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब भी वही होता है, देश का शासन आम जनता द्वारा या फिर उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होगा, ना कि वो वंशानुगत वाला जैसे ब्रिटेन में चलता है महारानी वाला, ठीक है। तो वो चीज़ आपका चलता होगा क्वीन वाला, ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। गणतंत्र में कोई जो योग्य होगा उसको चुना जाएगा और वो उसके लिए काम करेगा। बाकी पंथ निरपेक्ष की बात करेंगे तो ये भी हम लोगों ने बता दिया था कि देश का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, वो किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार वगैरह कर सकता है। तो सेम चीज़ है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका यहाँ पर समाजवादी, ठीक है। समाजवादी भी मैंने बता दिया था आपको कि समाजवादी शब्द का अर्थ होता है भारत एक ऐसा राज्य है जो सामाजिक और आर्थिक समानता को क्या करता है, बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता रखता है। और भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद, जिसमें कि उत्पादन और वितरण के सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल होता है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला क्या है, रूप है। मतलब ओवरऑल ये है कि जितने भी मौजूद है भारत में संपत्तियाँ हैं उस पर जो है समान तरीके से लोगों का अधिकार है। मतलब वो समान तरीके से जो है उसका यूज कर सकता है, उसके लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं है। ये आपका समाजवादी का मतलब होता है। बाकी न्याय का मतलब होता है, तो आप समझ ही रहे हैं कि प्रस्तावना में न्याय 3 रूपों में शामिल किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। उनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बंदों के जरिए किया जा सकता है। मतलब न्याय की जो सुरक्षा है, डीपीएसपी जो पढ़ेंगे अभी आपका, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत, उसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं। बाकी सामाजिक न्याय का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ये हो गया सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब हो गया कि मतलब इसमें जो है आर्थिक आधार पर, मतलब जैसे हो गया कि व्यक्तियों से भेदभाव नहीं किया, जैसे कि संपदा, आय, संपत्ति, ठीक है, उसको दूर करना है। मतलब सब को जो है समान तरीके से जो है संपत्ति का वितरण किया जाएगा। लेकिन ये ऐसा लिखा गया है संविधान में, लेकिन एक्चुअल में आपको ये एकदम अलग है, ठीक है। रियलिटी में ये एकदम अलग है। कहीं किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास एकदम कम पैसा है, ठीक है। आगे, राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या फिर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। मतलब राजनीतिक मामलों में समान अधिकार होगा। आगे है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इन तीनों न्यायों को 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति से लिया गया। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि ये जो 3 प्रकार की न्याय है उसको कहाँ से लिया गया है, तो 1917 का जो रूसी क्रांति, जिसको कि बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं, तो वहाँ से इसको लिया गया है। समता का मतलब समझ ही रहे हैं कि समता का मतलब होता है समानता, ठीक है। समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार या फिर की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की जो अनुबंध है, ये आपका समता का अधिकार कहलाता है। अब आते हैं प्रस्तावना संविधान का भाग होने पर विवाद हुआ था। मतलब कि प्रस्तावना जो है, कई सारे लोग बोल रहे थे कि संविधान का भाग है, कई सारे बोल रहे थे कि संविधान का भाग नहीं है। और इसको लेकर के ये भी बोला गया कि था कि अगर ये संविधान का भाग ही नहीं है तो इसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। तो इसको लेकर के काफ़ी सारे यहाँ पर जो है केसेस हुए थे, तो उसको थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, बेडूबारी यूनियन केस पहले हुआ था जो कि 1960 में हुआ था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, लेकिन यह सहमति प्रकट की गई कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। मतलब बेडूबारी में क्या बोला गया कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है ही नहीं, ठीक है, लेकिन यह सहमति प्रकट की गई कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, ठीक है। तो बेडूबारी में ने ये साफ मानने से इनकार कर दिया था कि ये हम लोग का संविधान का हिस्सा है। फिर उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य विवाद हुआ था जो कि 1973 में हुआ था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस केस के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने 1960 के अपने पूर्व निर्णय को निरस्त कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावना जो है संविधान का ही भाग है तथा संसद के संशोधन करने की शक्ति का विषय इस प्रकार है जिस प्रकार संविधान के अन्य प्रावधान हैं। मतलब संविधान में जिस तरीके से हम लोग संशोधन कर सकते हैं उसी तरीके से प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि प्रस्तावना भी संविधान का ही एक भाग है, ठीक है। तो ये बात बोला गया था केशवानंद भारती केस में। बाकी प्रस्तावना में विद्यमान संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट नहीं किया जाएगा, जाए तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। मतलब ये भी बोला गया था कि देखो प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें जो है चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बात बोला गया था केशवानंद भारती केस में। फिर एक हुआ था आपका एस आर बोम्मई मामला जो कि 1993 में हुआ था। तो न्यायमूर्ति रामास्वामी ने पूर्व का निर्णय को खारिज करते हुए जो है कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। मतलब देखो एस आर बोम्मई मामला भी वही बोला था जो केशवानंद भारती बोला था, ठीक है। बेरूबारी सिर्फ यहाँ पर जो है अगेंस्ट में था कि संविधान का हिस्सा नहीं है प्रस्तावना, ठीक है। तो 3 केसेस यहाँ पर आप याद रखना है। अब चलो आज का लास्ट हम लोग का जो है चैप्टर जो कि है नागरिकता, इसको पढ़ेंगे और इसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक एक चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। और लंबा भी नहीं है भाई, देखो मुश्किल से 1 घंटा में हम लोग इतने सारे चैप्टर्स को जब पढ़ लिए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो चलो नागरिकता को पढ़ते हैं। बोले नागरिक क्या होता है, राज्य में निर्वासित वह व्यक्ति जिसे अपने राज्य को पूर्ण सदस्यता प्राप्त होती है और वह अपने राज्य तथा संविधान के प्रति पूर्ण आस्था को रखता है, उसको बोलते हैं नागरिक, ठीक है। नागरिकता की बात करेंगे तो नागरिकता व्यक्ति को देश के भीतर कुछ विशेष अधिकार प्रदान करती है, जैसे कि वोट डालने का अधिकार, देश में रहने का अधिकार और अन्य नागरिक अधिकार। बदले में व्यक्ति को देश के कानूनों का पालन करने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की जिम्मेदारी होती है।
भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, याद रखिएगा। नागरिकता का मतलब समझ गए होंगे कि देश में रह रहे व्यक्तियों को जो है कुछ अधिकार प्रोवाइड है, ठीक है, और उसी अधिकार को पालन करने, ठीक है, और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की जो जिम्मेदारी होती है वो आपका नागरिकता कहलाता है, ठीक है। भारत में एकल नागरिकता है मतलब कि कोई अगर बोलेगा कि मैं बिहारी हूँ, ठीक है, तो उसके ऊपर मारो चमाटा, ठीक है, या कोई बोला मराठी हूँ, उसको मारो चमाटा, क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो क्या है, भारतीय है, ठीक है। तो एक प्रकार की ही नागरिकता है, भारतीय, और कुछ नहीं। आगे नागरिकता संबंधी प्रावधान, ठीक है। नागरिकता संबंधी प्रावधान की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। मतलब भाग 1 हम लोग देख लिए, संघ और उसके राज्य क्षेत्र में 1 से लेकर 4 आर्टिकल पढ़ लिए। अब है यहाँ पर भाग 2 जो कि 5 से स्टार्ट होता है, तो 5 से 11 तक आपका नागरिकता से संबंधित है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। इसके अलावा आप आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार है, मतलब कि कैसे जो है आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो 5 तरीका है। पहला जन्म से, मतलब आपका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा वंशाधिकार द्वारा, फिर पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, या फिर विदेशी भूमि के अर्जन के द्वारा, ठीक है। अभी हम देखेंगे ये सब क्या है। इसके अलावा नागरिकता समाप्ति के 3 प्रकार है। पहला परित्याग, मतलब खुद से त्याग दिया। दूसरा पर्यावसान कर लिया या फिर वंचित किया गया किसी कारणों से। तो 3 तरीके से नागरिकता खत्म किया जा सकता है और 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। संवैधानिक प्रावधान की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 8 तक प्रत्येक अनुच्छेद में नागरिकों के विशेष वर्ग निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं अधिवास द्वारा नागरिकता। बोला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करता है वो भारत का नागरिक होगा यदि निम्न शर्तों में से कम एक आवश्यक अवश्य पूरी करेगा। देखो मतलब अब यहाँ से हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं, हर एक आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। 5 से स्टार्ट होता है, तो आर्टिकल नंबर 5 है जो कि अधिवास द्वारा नागरिकता, मतलब जो संविधान जिस समय बन रहा था, ठीक है, उस समय, ठीक है, भारत का नागरिक होने का क्या मतलब था। पहला था कि वो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, ठीक है। जब आपका संविधान बन रहा था उस समय का बात हो रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, तब वो भारत की नागरिकता ले सकता है, मिल सकता है उसको। उसमें माता पिता में से कोई एक जो है भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या तो ये हो सकता है या तो ये, या फिर ये भी हो सकता है तीसरा भी। वह व्यक्ति संविधान लागू होने से कम 5 साल तक भारत का निवासी रहा हो। तो तीनों में से कोई एक भी अगर रहेगा, पहला कि भारत में जन्म हुआ हो, दूसरा भारत में अगर उनके माता या फिर पिता में से किसी एक का जन्म हुआ हो, तीसरा कि अगर वो भारतीय संविधान लागू होने से पहले कम 5 साल से पहले वो रह रहा है, ठीक है, तो वो भी आपका नागरिकता ले सकता है। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 5 समझ में आ गया होगा कि संविधान बनने के समय जो है प्रावधान जो भी चीज़ें था, ठीक है, वो आपका आर्टिकल नंबर 5 में है। आर्टिकल नंबर 6 आपका क्या बोलता है, ये पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बात करता है। मतलब संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से प्रव्रजन मतलब कि पाकिस्तान से लौट करके भारत आए निम्न व्यक्तियों को नागरिक समझा जाएगा। जैसे कि ऐसे व्यक्तियों को 2 वर्गों में बांटा जाएगा, जो केवल 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया है और जो केवल 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है। मतलब देखो ओवरऑल 6 में ये है कि पाकिस्तान से जो लोग भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये था कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आ जाएंगे भारत तो उनको भी भारत का नागरिकता मिलेगा, और जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे तो उनके लिए भी कुछ अलग प्रोविज़न था। तो इन लोगों को भारत की नागरिकता मिल सकती है। आगे है पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले लोगों की नागरिकता। मतलब एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद जो है भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया है, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है यदि वह अस्थायी रूप से भारत में लौटने की अनुमति लेकर के आया हो। ऐसे व्यक्ति को नागरिकता के लिए पंजीकरण कराना होगा जो कि कम से कम 6 महीने तक भारत में रहने के बाद ही किया जा सकेगा। मतलब देखो 3 आर्टिकल हम लोग पढ़े, 5, 6 और 7। 5 में है संविधान बनते समय जो है जो भी प्रावधान था कि भारत में जन्म होना चाहिए, उनके माता पिता में से कोई एक जन्म होना चाहिए भारत में। तीसरा कि 5 साल से पहले, मतलब जो संविधान लागू हुआ था उसके 5 साल पहले से निवास कर रहा हो, तो ये 5 में था। 6 था कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे उनके लिए नागरिकता का प्रावधान था। 7वां में था कि जो लोग भारत से पाकिस्तान तो चले गए थे लेकिन फिर से पाकिस्तान से भारत आने वाले थे, ठीक है, तो उनके लिए जो है नागरिकता का प्रावधान था 7 में। लेकिन उनको ये बोला गया कि कम से कम 6 महीने आपको जो है भारत में रहना पड़ेगा, तब जाकर के आपको यहाँ पर जो है होगा, ठीक है। आगे है आपका नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 8। तो ये आपका भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताता है। बोला कि संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता या फिर दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वो भारत के बाहर रह रहा हो फिर भी वो भारत का नागरिकता बन सकता है, ठीक है, यदि वो अपने निवास के देश से भारत के राजनयिक परिषद के प्रतिनिधि के समक्ष नागरिकता संबंधी आवेदन प्रस्तुत करता है और उसके आवेदन पर उसकी नागरिकता का पंजीकरण स्वीकार कर लिया गया हो। मतलब देखो आर्टिकल नंबर 8 में बोलता है कि अगर उनके माता पिता का मूल ज़रूर भारतीय है लेकिन वो विदेश में रह रहा है, ठीक है, तो उनको वो भी भारत का नागरिक बन सकता है यदि वो अपने निवास के देश में भारत के राजनयिक परिषद के प्रतिनिधि के समक्ष नागरिकता संबंधी आवेदन प्रस्तुत करता है तो, ठीक है।
तो ये आपका 8वां में है। 9वां में आपका है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिकता प्राप्त करता है तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। मतलब भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी अगर वो दूसरे देश का नागरिकता लेगा तो। क्योंकि आपको पता है भारत में एकल नागरिकता ही चलती है। तो अगर दूसरे देश का लेगा तो क्या हो जाएगा, पहले वाला भारत वाला का खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 10 बोलता है भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित है। यह स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति पहले से ही भारत का नागरिक है वह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन जो है नागरिक बना रहेगा। मतलब कंटिन्यूटी की बात करता है कि भारत का नागरिक तब तक बना रहेगा जब तक कि वो जो है मतलब किसी ऐसे काम ना करेगा जैसे उसको परित्याग ना किया जाए, या फिर वो मतलब कि नागरिकता के लिए अवैध न घोषित किया जाए, तब तक वो नागरिकता उसको जो भारत की मिलेगी। ठीक है, मतलब जो भारत का जो नियम है, कानून है नागरिकता के लिए, वो उसको फॉलो करेगा तब तक जो है वो अपना भारत का नागरिक बना रहेगा। ठीक है, ये बात आपका आर्टिकल नंबर 10 में है। आर्टिकल नंबर 11 जो कि लास्ट है आपका नागरिकता का, वो भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद नागरिकता प्राप्त करने, खोने या फिर उससे संबंधित अन्य सभी मामलों पर कानून बना सकते हैं। मतलब 11 में आपका संसद को ये पावर है कि वो नागरिकता को लेकर के कानून बना सकता है। तो 5 से 11 हम लोग टोटल देख लिए। ठीक है, तो 1 से लेकर के 11 तक का आर्टिकल हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं एक नागरिकता अधिनियम होता है जो कि 1955 में होता है। इसके अंतर्गत क्या था, तो बोला भारतीय संसद के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है कि है इसी के अंतर्गत वर्ष 1955 में नागरिकता अधिनियम जो है पारित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा बोला गया था इसमें कि इस अधिनियम में अब तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। मतलब 1955 में जरूर आया लेकिन इसमें 6 बार संशोधन किया जा चुका है। पहला 86 में, फिर 92 में, फिर 2003 में, फिर 2005 में, 2015 में और फिर 2019 में। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम की बात करेंगे 2019 जो कि आपका लेटेस्ट वाला है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा एक भारतीय कानून है जो कि 2019 में पारित किया गया, जहाँ कानून नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्रता को विस्तृत करता है। मतलब भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती है उसके लिए कुछ यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी को दर्शाता है ये। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 मुख्य रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी और ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान करता है। देखो 2019 वाला जो आपका हुआ था भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम, तो इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश 3 देश थे जो आपके हिंदू, सिख, बौद्ध और पारसी और ईसाई, इसमें मुस्लिम नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इन सब कम्युनिटी से अगर जो है माइनॉरिटी अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए भारत की नागरिकता के लिए जो है प्रावधान किया गया है। ये चीज़ में बोला गया इसमें। यह अधिनियम इन अल्पसंख्यकों को अवैध प्रवासी के रूप में नहीं मानता है यदि वे 31 दिसंबर 2014 को या फिर उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हों। इस अधिनियम में भारत की नागरिकता प्राप्त करने हेतु भारत में निवास करने की अनिवार्य अवधि को उपयुक्त व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है। देखो अब ये चीज़ आपको ऐसे समझ में आएगा जैसे कि कई सारे मेथड थे आपके नागरिकता प्राप्त करने के, कि जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, फिर देशीयकरण से, फिर एक और था आपका कौन सा, देशीकरण के बाद एक और था ना, एक और था आपका कौन सा, ठीक है देशीकरण। तो मतलब इतने सारे तरीके थे, तो उसमें अलग अलग नियम है कि किसी में आपको 11 साल रहना पड़ेगा भारत में, किसी में 7 साल रहना पड़ेगा। तो इसमें क्या किया गया, इसमें जो आपका जो मतलब ऐसा क्या था कि दूसरे देश से अगर मान लीजिए कि भारत में आ रहा है तो उसके लिए 11 साल तक जो है निवास करना ही पड़ेगा किसी को। लेकिन अगर ये लोग मतलब बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो माइनॉरिटीज़ है मुस्लिम को छोड़ करके अगर भारत में आते हैं तो उनको 11 साल नहीं बल्कि 5 साल भी अगर भारत में रहेंगे ना तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ओवरऑल ये बोलता है आपका 2019 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इन व्यक्तियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने पर उन्हें देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाएगी। देखो देशीयकरण एक प्रक्रिया है। देशीयकरण में क्या होता है, कम से कम 11 साल जो है निवास करना पड़ेगा भारत में अगर दूसरे देश से अगर आ रहे हैं तो। लेकिन अगर ये लोग अगर इन देश से आएंगे, ठीक है, और ये कम्युनिटी से आएंगे तो उनको 11 वर्ष ना बल्कि 5 साल ही अगर वो रहेंगे तो आपको उनको मिल जाएगा मतलब नागरिकता। आई होप कि समझ में आया होगा। इस अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों तथा बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम विनियम 1873 के अंतर्गत अनुसूचित आंतरिक सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं होंगे। मतलब ये है कि मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो लोग हैं, ठीक है, आदिवासी क्षेत्र, उन पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा, ये चीज़ बोला गया है। बाकी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया तथा 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी थी। मतलब डेट बता रहा है कब पारित हुआ था और कब लागू हुआ था। ठीक है, चलो अब आते हैं नागरिकता प्राप्ति के तरीके। तो भारत नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके जो कि हम पढ़े थे, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और क्षेत्र के समावेश से। तो पहला है जन्म से नागरिकता। मतलब अगर मान लीजिए कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में अगर आप जन्मे हैं तो आपको जो है नागरिकता मिल जाएगा भारत का। ठीक है,
बशर्ते कि उसके माता या फिर पिता भारतीय नागरिक हो। यदि माता पिता में से एक भारतीय नागरिक है और दूसरा अवैध अप्रवासी है तो बच्चे को भारतीय नागरिकता नहीं मानी जाएगी। मतलब देखो ये भी चीज़ बोला गया कि यदि माता पिता में से एक तो भारतीय नागरिक है लेकिन दूसरा जो है अवैध अप्रवासी है, मतलब अवैध तरीके से जो है दूसरे देश का निवासी है, तो उस केस में भारत की नागरिकता उनको नहीं मिलेगी। ये भी चीज़ याद रखिएगा। बाकी वंश द्वारा नागरिकता की बात करेंगे तो विदेश में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक है या यदि उसके जन्म के समय जो है उसके पिता या फिर माता कोई भी एक भारतीय नागरिक होंगे। ठीक है, मतलब विदेश में जन्मा, मान लीजिए कि आप विदेश में जन्म हो लेकिन आपके माता या फिर पिता में से कोई एक जो है आपके भारत में जन्म लिए होंगे तो आपको जो है मिल सकती है वंश के द्वारा नागरिकता। यदि माता पिता में से कोई एक भारतीय है और वह व्यक्ति भारतीय नागरिकता का दावा कर सकता है। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है। मतलब कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है। तो ये आपका जो 1992 का नागरिकता संशोधन अधिनियम था उसके द्वारा मिल सकता है। आगे है 3 दिसंबर 2004 के बाद जो है भारत से बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय राजनयिक कार्यालय में उसका जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो। मतलब तब तक वो भारत का नागरिक नहीं बनेगा जब तक कि भारत की जो राजनयिक कार्यालय है उसमें जो है जन्म का रजिस्ट्रेशन न करवाएगा कि हाँ मतलब ये भारत में जन्मा है। ठीक है, 3 वर्ष 2004 के बाद की बात बोल रही है। ठीक है, कि अगर उसके बाद भारत से बाहर अगर जन्मा है कोई व्यक्ति, ठीक है, तो वंश के आधार पर जो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जब तक कि वो जन्म के 1 वर्ष के अंदर भारतीय राजनयिक कार्यालय में उसका जन्म का पंजीकरण नहीं कराता है कि हाँ ये जो है मतलब दूसरे देश में जन्म लिया। लेकिन हम लोग का जो उनके माता पिता का मूल निवास कहाँ पर है, भारत है। ठीक है, तो ये सब तरीके हैं आपको नागरिकता प्राप्त करने के। आगे है पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा है आपका ऐसा व्यक्ति जो भारत एक नागरिक नहीं है वह निम्न शर्तों में से किसी एक से संबंधित होने पर वह पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। कौन कौन सा है, जैसे कि भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति यदि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है तो उसे भारत में लगातार 5 से 7 वर्षों तक उसको रहना पड़ेगा और उसका प्रमाण देना पड़ेगा कि आप 5 से 7 साल से लगातार रह रहे हैं, तो वह पंजीकरण द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त कर सकता है। एक होता है देशीयकरण। तो विदेशियों को नागरिकता देने का प्रावधान इसमें है वह जिस देश का नागरिक है उस देश का नागरिकता का त्याग करके जो है आवेदन से पहले जो भारत में 12 महीने का निरंतर आवास करेगा और फिर उसके बाद जो है बोला गया कि आवेदकों के पास जो है अच्छा चरित्र और भारत में रहने की इच्छा होनी चाहिए और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो सूचीबद्ध भाषा है, टोटल 22 भाषा है, ठीक है, उसका ज्ञान आवश्यक हो। ठीक है, संविधान और राष्ट्र के प्रति निष्ठा की शपथ आवश्यक है और कला, शांति, मानव प्रगति, विज्ञान इन सब के क्षेत्र में बुद्धिजीवियों को तत्काल नागरिकता प्रदान किया जा सकता है। अब आगे आते हैं क्षेत्र का समावेश या फिर अर्जित क्षेत्र के द्वारा कैसे मिलेगा आपको नागरिकता। तो ये बोल रहा है यहाँ पे जब किसी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है तो भारत सरकार उस क्षेत्र के निवासियों को नागरिकता देने का आदेश जारी करती है। उदाहरण के लिए 1974 में सिक्किम का विलय भारत में हो गया था, अतः सिक्किम वासी भारतीय नागरिक हो गए। मतलब ये है कि मान लीजिए कि भारत में कोई अलग क्षेत्र आकर के मिल गया, ठीक है, तो उसको ऑटोमेटिक जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो भारत का हिस्सा बन चुका है, जैसा कि सिक्किम में हुआ था। सिक्किम जो 1974 में आपका भारत का हिस्सा बना था तो उस समय जो सिक्किम के जो भी लोग थे वो भारत के नागरिक बन गए। अब आते हैं नागरिक की समाप्ति। तो मैंने बताया था 3 तरीके से। पहला तो कि त्याग दिया गया, ठीक है, मतलब वयस्क पुरुष अपनी नागरिकता त्याग सकते हैं। ठीक है, माता पिता के त्याग पर नाबालिगों की नागरिकता भी समाप्त हो जाती है। अगर मान लीजिए कि माता पिता की नागरिकता खत्म हो गई है तो उनके जो बेटा बेटी है ठीक है, जो बेटा बेटी मतलब नाबालिग, नाबालिग की भी नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, युद्ध काल में नागरिकता का त्याग नहीं किया जा सकता, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और समाप्ति या फिर पर्यावसान की बात करें तो किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए कि देश की नागरिकता प्राप्त करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर किसी दूसरे देश का अगर आप त्याग करते हैं मतलब लेते हैं तो भारत वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बाकी वंचित होना मीन्स कि यह उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो धोखाधड़ी या फिर विश्वासघात जैसी कुछ शर्तों के तहत प्रकटीकरण का या फिर पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिक बन गए हो। मतलब कि झूठे दस्तावेज देकर के आप भारतीय नागरिक बन गए हैं। ठीक है, या फिर शत्रु देश के संबंध, मतलब कि आपने क्या किया, मतलब बिट्रे किया, मतलब दूसरे देश के साथ जो घुसपैठिया किया, मतलब अपने देश के साथ अपने देश की जो जानकारी थी वो दूसरे देशों को साझा कर रहे हैं, मतलब आप अपने देश को क्या दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में भी आपका खत्म हो जाएगा। 7 वर्ष या फिर उससे अधिक समय तक भारत से अनुपस्थित रहेंगे, मतलब लगातार 7 साल आप भारत में नहीं रहे तो उस केस में भी आपका जो भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा। संविधान का अगर आप अनादर करते हैं तो भी आपको नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं एक होता है निवासियों की श्रेणी, जैसे कि एनआरआई। एनआरआई क्या होता है, तो भारतीय पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिक जो वर्ष में 182 दिन से अधिक जो है भारत से बाहर रहते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं एनआरआई। पीआईओ क्या होता है, तो भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं है, मतलब उनका मूल भारतीय जरूर है लेकिन भारत का नागरिक वो नहीं है, उनको बोलते हैं पीओवाई, यानी कि
पी और आई का मतलब होता है भारतीय मूल का व्यक्ति। ओ सी आई का मतलब होता है भारतीय मूल के लोगों को भारत में रहने और काम करने की अनुमति देने वाला एक दर्जा होता है इसमें। ठीक है, मतलब जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको नागरिकता तो नहीं मिला, लेकिन भारत में रह करके काम करने की अनुमति उनको दी जा रही है, तो उनको बोलते हैं विदेशी भारतीय नागरिकता। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान लागू होने के समय तथा उसके बाद भी कभी भारत का नागरिक रहा हो, वह व्यक्ति जो वर्तमान में दूसरे देश का नागरिक है लेकिन भारत के किसी ऐसे क्षेत्र से संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया है, तो वो उसको जो है नागरिकता मिल सकती है। इन योग्यताओं को धारण करने वाले व्यक्तियों के पुत्र पुत्री पोता पोती तथा नाता नातिन को भी ओसीआई कार्ड जारी किया जा सकता है। ठीक है, वह व्यक्ति जो कभी भी पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश का नागरिक रहा है वह सीमा पारीय भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है। मतलब कि जो पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश का नागरिक है वह सीमा पारीय भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता, मतलब सीमा के पार जो है भारत की नागरिकता उसको नहीं मिल सकती है। आगे आपका एनपीआर यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। तो याद रखिएगा पहली बार इसको जो है 2010 में तैयार किया गया था, 2015 में जो है इसको अपडेट किया गया और इसमें सभी निवासियों का नाम, जन्म तिथि इत्यादि का विवरण शामिल है। ठीक है, तो एनपीआर में आपका क्या है ओवरऑल, तो जो भी आपका भारतीय हैं, ठीक है, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मेंशन किया गया है, जिसको कि 2015 में अपडेट किया गया है और सबसे पहली बार 2010 में ये आया था। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग का यहाँ पर जो है जितना हम लोग को आज पढ़ना था वो हम लोग का हो चुका है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप कि दोस्तों आज का लेक्चर काफ़ी समझ में आया होगा आप सभी को। बाकी देखो मैं आपको बोलूँगा कि लेक्चर तो देख ही रहे हो, मैं समझा के बता ही रहा हूँ, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ के जो नोट्स है, ठीक है, उसको भी अगर आप देखते हो ना तो और भी अच्छे तरीके से चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। फिर और भी अच्छा अगर आपको करना है तो उसके लिए आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए, जो कि मैंने आपको एमसीक्यू का बैच आपको बताया है। ठीक है, ये वाला आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो मात्र 49 रुपीज़ है। इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार इसमें इनरोल होकर देखो, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो लोग जुड़े हुए हैं लगभग 300 से ज़्यादा एस्पिरेंट जुड़ चुके हैं, तो आप उनका भी सजेशन ले सकते हो कि कैसा है ये चीज़ें। ठीक है, बाकी चलो आज की इस वीडियो को यहीं पे रखेंगे। बाकी टेक्स्ट बुक पास प्रो के बारे में देख लीजिएगा, जिसको लेना होगा ले सकते हो। बाकी चलो आज की इस वीडियो को यहाँ पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।